नमस्कार बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजव्यवस्था के प्रथम अध्याय भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि संविधान जनता के विश्वास एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संबद्ध देश के नागरिकों के लिए संविधान यहाँ अधिकार सुनिश्चित करता है, वहीं उनके लिए कर्तव्य भी निर्धारित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ड्यूटी एंड देन राइट्स, जब हमारे कुछ अधिकार होते हैं तो अधिकारों के साथ साथ जुड़े हुए हमारे कर्तव्य भी होते हैं। हम अगर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमें स्वमेव हासिल होते जाते हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का संवैधानिक विकास धीमी गति से धीरे धीरे होता गया। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास। अब इसमें देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किन किन एक्ट्स के माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके पश्चात 20 वर्षों की अवधि के बाद 4 एक्ट पारित किए गए। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसके पश्चात भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ। उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने सारी की सारी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली और उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ शासन अधिनियम पारित किए जिनका विवेचन इस प्रकार से है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इस व्याख्यान में हम भारत के संवैधानिक इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत के संवैधानिक इतिहास में इसकी विशेषताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात विनियमित अधिनियम 1773 की संज्ञा दी गई।
इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं स्थापित की गई। नंबर 1 निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। नंबर 2 हितधारकों का मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इस उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब हम दूसरा जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल, जिसके माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व तथा देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का जो महत्व था वह यह है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस वीडियो में हम इन दोनों एक्ट्स के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम आगे के एक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।